Hey everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल बेहतरीन फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें. पीछे दी हुई तस्वीर से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ फर्न्स के बारे में. हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है. इससे पहले हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा था. लास्ट क्लास में मैंने आपको एनसीईआरटी बूटी ऑफ द ब्रायोफाइट पढ़ाकर ख़त्म किया था. उसका मैं अभी आपको एक क्विक रिवीजन दे रही हूँ. उसके बाद एक डेवलप्ड डिवीजन की ओर चलेंगे विच इज़ द टेरिडोफाइटा. टेरिडोफाइटा एटलीस्ट ब्रायोफाइट से तो डेवलप्ड होता है. ब्रायोफाइट को बहुत पानी की आवश्यकता होती है, हालांकि पानी की आवश्यकता इनको भी है. रिप्रोडक्शन इनका भी वैसा ही होता है जैसे ब्रायोफाइट का होता है, बस दोनों में अंतर ये है कि इन्हें रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है. ज़्यादातर ये लैंड पे पाए जाते हैं. इन्हें सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए पानी की थोड़ी सी आवश्यकता होती है. ब्रायोफाइट के जैसे ब्रायो को भी रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरत होती है, पर ब्रायो को ज़्यादातर पानी में ही उनका समय बीतता है, थोड़ा मॉइस्ट चाहिए. वैसे ही हैबिटेट ब्रायो और टेरिडो दोनों का सेम ही होता है. एक बार मैं क्विक रिविजन दे दूँ ब्रायोफाइटा का, तो हम लोगों को ये समझने में आसानी हो जाएगी. देखिए वेयर इट इज़. हाँ, तो ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबिया कहते हैं क्योंकि ये लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइवल शो करते हैं. एक्चुअली ये पहले ऐसे प्लांट हैं जो कि लैंड में रहना शुरू किए थे, मतलब लैंड में भी रह सकते हैं और दैट पानी में भी रह सकते हैं. पर हाँ, ये है कि इनके लिविंग के लिए इनको पानी चाहिए बेटा, ठीक है. ये नॉन वैस्कुलर प्लांट है, इनमें कोई भी जाइलम फ्लोएम जैसी चीज़ नहीं होती, इसलिए इनका हाइट भी ज़्यादा नहीं होता. ये हमेशा किसी गीली ह्यूमिड जगह पर पाए जाते हैं ताकि इन्हें हमेशा फर्टिलाइजेशन के लिए पानी मिलता रहे. इनका साइज थोड़ा सा स्मॉल होता है, बिल्कुल हो सकता है सरफेस से चिपके रहें जैसे लिवरवर्ट, या थोड़े से उभरे रहें जैसे कि मॉसेस. बॉडी जो होती है, इनकी बॉडी जो होती है, इनमें किसी तरीके का रूट स्टेम लीव्स नहीं होते, पर हाँ ये है कि एटलीस्ट थोड़ा सा एल्गी से डिफ्रेंशिएटेड और डेवलप्ड होते हैं, ठीक है. इनमें ट्रू लीव स्टेम जड़ नहीं होते, बट उनके रिजेम्बलेंस के जैसे कुछ स्ट्रक्चर इनमें पाए जाते हैं, ठीक है. इनमें नो वैस्कुलर टिश्यू मैंने पहले ही बता दिया था. इनके लाइफ साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, पर इनकी लाइफ साइकिल की डोमिनेंट फेज होती है गैमीटोफाइट स्टेज, ठीक है. हालांकि इनके में गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट बहुत ही एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है. ब्रायोफाइट का गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है. इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमीटोफाइट के ऊपर एज अ पैरासाइट रहता है, जो कि मैंने आपको बहुत सारे लाइफ साइकिल में बताया था. मैंने आपको ब्रायोफाइटा की 3 से 4 लाइफ साइकिल सिखाई थी, याद होनी चाहिए वो चीज़ें, लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, ठीक है. तो लाइफ साइकिल में मैंने आपको बताया कि इनके में गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों स्टेज है, पर इनके में ना स्पोरोफाइट को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. स्पोरोफाइट भले ही गैमीटोफाइट डोमिनेंट है, पर स्पोरोफाइटिक स्टेज को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. स्पोरोफाइटी और गैमीटोफाइट, अगर कोई बच्चा इस लेक्चर में नया जुड़ा हुआ है और उसको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है स्पोरोफाइटिक, क्या है गैमीटोफाइटिक, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, अभी टेंशन ना लीजिए, ठीक है. हालांकि मैंने हर लेक्चर में ये चीज़ बताया कि डिप्लॉयड होता है स्पोरोफाइट और हेप्लॉयड होता है गैमीटोफाइट, ठीक है. गैमीटोफाइट का ही कन्वर्जन होता है स्पोरोफाइट में और स्पोरोफाइटिक फाइट का कन्वर्जन होता है गैमीटोफाइट में. गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होता है थ्रू द मियोसिस और स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट में कन्वर्ट होता है थ्रू द माइटोसिस. ये चीज़ अपन लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं. ब्रायोफाइटा का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ये है मेरे लाल कि स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमीटोफाइट से बहुत समय तक अलग नहीं होता, क्योंकि पहले लैंड प्लांट है ना बेटा. अब एल्गी में क्या था कि गैमीटोफाइट ने तुरंत स्पोरोफाइट बनाया, स्पोरोफाइट जो है वो टूट गया और तुरंत मियोसिस से उसने 4 स्पोर बना दिए, तो 4 स्पोर बाहर निकल गए. पानी में रहते थे तो कोई टेंशन ही नहीं थी, तो पानी में आसानी से ग्रो हो जाते थे. पर ब्रायोफाइटा की सा टेंशन है. इन्हें रिप्रोडक्शन के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए है बेटा, साथ ही साथ इन्हें लैंड में भी सर्वाइवल शो करना है. लैंड में रह रहे थे, पीछे आपने इमेज देखी. अब अगर ये सिर्फ और सिर्फ 4 स्पोर बनाएंगे तो टेंशन हो जाएगी. 4 स्पोर मर गए तो ये क्या करते हैं, पहले गैमीटोफाइट के ऊपर जुड़े रहते हैं, ठीक है. फिर ये अंदर स्पोरोफाइट के अंदर एक स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर मदर सेल पाई जाती है, इसे आप कैप्सूल भी कह सकते हैं.
ठीक है। स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर मदर सेल है वो डिवाइड होती रहती है, बहुत सारे स्पोर्स बनाते हैं और फिर स्पोरोफाइट उससे अलग होता है, स्पोरोफाइट बर्स्ट होता है। एक्चुअली अलग नहीं होता है, स्पोरोफाइट का जो दैट स्पोरेंजियम है बर्स्ट होता है और फिर जो है तो स्पोर बाहर निकलते हैं। तो इसमें स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर एज अ पैरासाइट रहता है, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ ट्रू पैरासाइट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखिए। तो गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट लगा है, स्पोरोफाइट के ऊपर स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजियम, इसमें स्पोर मदर सेल होती है, ये मियोसिस से डिवाइड होती है, बहुत सारे स्पोर बनते हैं, स्पोर रिलीज होते हैं। पहले अगर आप मॉसेस की बात कर रहे हैं तो मॉसेस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं प्रोटोनिमा, इट इज अ थैलस ग्रीन स्ट्रक्चर जो कि डेवलप्ड होता है मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट में। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, मेल के पास होता है एंथ्रीडियम जिसमें बनते हैं एंथोस्पोर्स, और फीमेल गैमेटोफाइट के पास होता है आर्किगोनिया जिसके पास होते हैं एग सेल। इन दोनों में जो है फर्टिलाइजेशन होता है और बनता है जाइगोट, जाइगोट विल डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो। ये पूरी कहानी हो रही है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, और ये एम्ब्रियो एक स्पोरोफाइट में डेवलप्ड होता है पर गैमेटोफाइट से अलग नहीं हो सकता, बिकॉज इट ऑलवेज टेक्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तब तक अलग नहीं होंगे जब तक ये बहुत सारे स्पोर्स, वैसे अलग होंगे ही नहीं और ये अपने स्पोर्स निकालते रहेंगे। दैट इज व्हाई द स्पोरोफाइट इज नॉट द इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, इट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। ये चीज मैंने आपको बताई थी। ये फिर मैंने आपको लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस के बारे में बताया था। ठीक है, ओके, अब इसका रिविजन आप लोगों को खुद से करना है बेटा। फिर मैंने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बताए थे। नाउ व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस क्लास, आज हमें पढ़ना है टेरिडोफाइटा के बारे में। ठीक है, क्या है टेरिडोफाइटा, जानिए इसके बारे में। देखिए, ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, इन्हें हम रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ये एक्चुअली पहले ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं जो लैंड में रहते हैं, पर इन्हें भी रिप्रोडक्शन के लिए कुंचम कुंचम थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए है। समझ में आई बात? तो टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये लैंड एनिमल है, ये बड़े बड़े होते हैं क्योंकि इस डिवीजन से हम शुरू करने वाले हैं द प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, मतलब जाइलम और फ्लोएम। तो पीछे जो बना है ये फर्न का डायग्राम है। फर्न जो होते हैं वो कटीली कटीली पत्तियां होती हैं उनकी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे ना। दे आर सीडलेस वैस्कुलर प्लांट। ठीक है, दे आर सीडलेस वैस्कुलर प्लांट। ठीक, इनके में कोई सीड नहीं होता। ठीक है, इनके में कोई सीड नहीं होता है। ठीक है, ये क्रिप्टोगैम्स हैं, सीड नहीं होता इनके में, पर इनके में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ये इंडिकेट करती हैं कि आगे चल के जब आप टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म में जाओगे तो सीड तो बनेगा ही बेटा। तो इनके पास कोई सीड वीड नहीं होता, पर ये वैस्कुलर टिश्यू वाले प्लांट हैं, मतलब इसमें जाइलम भी होता है और फ्लोएम भी होता है, इसलिए इनकी एक अपनी हाइट होती है। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली बात जो हम देखेंगे टेरिडोफाइटा की वो है हैबिटेट, कि वो रहता कहाँ है। वो रहता है कूल, डैम्प और शेडी प्लेस में, जहां पर आपको मॉइस्चर मिले वहां पर ये रहता है। वैसे भी पेड़ों को मॉइस्चर तो पसंद होता ही है, तो एम्फीबिया से ये डेवलप्ड है, मतलब ये लैंड प्लांट में भी, लैंड में तो रहते ही हैं, पर ये थोड़ा सा इनका वो है हैबिटेट बिल्कुल ब्रायोफाइटा जैसा है कि इन्हें भी पानी की आवश्यकता है। बिना पानी के सर्वाइवल हो सकता है बट थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, नाउ ये कुछ सैंडी सॉइल कंडीशन में पाए जाते हैं, मतलब जहां पर रेतीली जमीन होती है, डेजर्ट होता है, वहां पर भी पाए जाते हैं। वैसे रेतीली जमीन के लिए सबसे बेहतरीन जो प्लांट होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं, क्योंकि इनकी लीव्स ऐसी अरेंज रहती हैं, ऐसी मॉडिफाइड रहती हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका हैबिटेट बिल्कुल ब्रायोफाइटा की तरह है, बस सैंडी में एरियाज में ब्रायोफाइटा ज्यादा नहीं पाए जाते, जबकि पूरा हैबिटेट ब्रायोफाइटा की तरह ही होता है। ठीक है, दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट to possess vascular tissue. The vascular tissue is the xylem, ठीक है, and second one is the phloem. ठीक है, xylem जो है it is meant for the conduction of water. किस चीज के लिए होता है ये? conduction of water. ठीक है, और ये होता है conduction of food. ठीक है, ये चीजें हालांकि मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी बेटा, क्योंकि ये चीज तो हम कब से पढ़ते हैं। ठीक है, कि जाइलम और फ्लोएम दो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। जाइलम और फ्लोएम की उपस्थिति की वजह से जो टेरिडोफाइटा होते हैं इनका अपना एक हाइट होता है, ये लंबे लंबे ट्रीज होते हैं। ठीक है, तो आपको हैबिटेट समझ में आया। ये पहले
जो है तो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट होते हैं। इसको डिस्कवर किया था हीकल ने। किसने डिस्कवर किया था भैया मेरे? हीकल ने डिस्कवर किया था। इन्हें हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, तो इन्हें हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। हीकल ने इन्हें डिस्कवर किया था। ठीक है, ये वेस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं या इन्हें हम सीडलेस वेस्कुलर प्लांट कह सकते हैं। ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं। आगे की बात क्या है? आ जाओ। नाउ देखिए, अब यहां से आपको दिखेगा ट्रू स्टेम, ठीक है, ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट्स। ठीक है, आपको इसमें ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स एंड ट्रू रूट्स दिखेंगी। इनका जो स्टेम है, ठीक है, इनका जो स्टेम है, स्टेम हो सकता है कि अंडरग्राउंड भी हो। इस स्टेम को हम कहते हैं राइजोम। ठीक है, इस स्टेम को हम क्या कहते हैं? राइजोम। देखो बेटा, ऐसा है ना कि वेस्कुलर टिश्यू तो आ गए हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो वेस्कुलर टिश्यू है, इनके पास जाइलम और फ्लोएम है, मतलब ये फूड और पानी को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब आप पौधे के अलग अलग हिस्सों में अगर पानी और खाना मिलेगा तो डेवलपमेंट हर जगह होगा, मतलब इनमें रूट भी डेवलप होंगी, लीव्स भी डेवलप होंगी और तना भी डेवलप होगा। पर इनका जो स्टेम होता है उसे कहते हैं राइजोम। राइजोम शब्द का इस्तेमाल हम लोग अदरक के लिए करते हैं। अदरक जो होता है, अदरक जो हम खाते हैं घर पे, उसे हम राइजोम कहते हैं, बट एक्चुअली इट इज अ मॉडिफिकेशन। तो अदरक को इसके अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, इनकी लीफ को हम कहते हैं फ्रॉन्ट। ठीक है, लीफ को हम क्या कहते हैं बच्चों? फ्रॉन्ट्स कह सकते हैं। लीफ में बहुत सारे मॉडिफिकेशन आपको टेरिडोफाइटास के अंदर देखने को मिलेंगे। मतलब लीफ हो सकता है कि कॉम्पैक्टली अरेंज हो, लीफ हो सकता है कि कोन में अरेंज हो। ठीक है, लीफ कोन तो जिम्नोस्पर्म में मिलेंगे, लीफ कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है स्पोरोफिल्स में, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो लीफ में आपको यहाँ पर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। नाउ इनकी जो रूट होती है, ठीक है, रूट क्या है? इनकी रूट होती है एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, कैसी रूट होती है भैया मेरे? इनकी रूट होती है एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, ओके, ये चीज याद रखिएगा, द रूट इज एडवेंटिशियस रूट। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि फाइब्रस रूट है कि टैप रूट है कि कौन सी रूट है। इनके में जो रूट पाई जाती है उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। हालांकि रूट जैसा स्ट्रक्चर हमें ब्रायोफाइट में भी देखने को मिला था, जिसे हम राइजोइट कह रहे थे। तो बेटा भैया ऐसा है कि जो इनका स्टेम है उसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उसे हम कहते हैं राइजोम। ठीक है, लीफ जो होती हैं, ये जो लीव्स दिख रही हैं आपको, इन्हें आप कहते हैं फ्रॉन्ट। क्या कहते हैं? फ्रॉन्ट। रूट जो होती हैं वो होती हैं एडवेंटिशियस रूट, जो कि ऊपरी ऊपरी फैली रहती हैं। ठीक है, और इनमें छोटे छोटे बहुत सारे डिविजन्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, नाउ फेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल अब आ गए हैं हम लोग। तो हमने पढ़ा कि ये वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं और इनमें जाइलम और फ्लोएम प्रोमिनेंट होता है। जाइलम और फ्लोएम होने की वजह से इनकी खुद की हाइट होती है। द बॉडी हैज द स्टेम, रूट एंड लीव्स। इनकी बॉडी में इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो दो फेजेस में पाया जाता है, स्पोरोफाइट एंड द गैमेटोफाइट। ये तो हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। पर अब आपने यहाँ पर समझनी है। ठीक है, क्या समझनी है? अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि गैमेटोफाइट का बड़ा दबदबा था। ठीक, गैमेटोफाइट एल्गी में बहुत दबदबे वाला था और ब्रायोफाइट में बहुत दबदबे वाला था। हालांकि दबदबे को कम नहीं होने दिया स्पोरोफाइट ने। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट लड़ता रहा, अरे फाड़ में गए तुम, हम भी हैं, अस्तित्व में तो हम भी हैं, हमारी खुद की डिग्निटी है। पर अल्टीमेटली ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट जो था वो तो गैमेटोफाइट में उग रहा था ना। तो गैमेटोफाइट दे तो तुझे हम ही रहे ना न्यूट्रिशन, तुम्हें दे कौन रहा है न्यूट्रिशन? तो ये टेंशन हो गया। अब यहाँ पर कहानी बदली। यहाँ पर कहानी ये बदली कि गैमेटोफाइट जो होता है वो थोड़ा सा दब्बू होता है, जबकि स्पोरोफाइट थोड़ा सा उचकू होता है। मतलब स्पोरोफाइट का अपना दबदबा होता है, जबकि गैमेटोफाइट का उतना दबदबा नहीं है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपको समझना है कि एल्गी से लेकर ब्रायोफाइट तक में गैमेटोफाइट का दबदबा है। ठीक, ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट उचक के आया, ठीक, पर अल्टीमेटली गैमेटोफाइट ने बोला चल भाग,
उग तो तू हमारे ऊपर ही रहा ना, हम ही तेरे को न्यूट्रिशन दे रहे हैं। पर यहाँ पर कहानी दूसरी है, यहाँ पर जो दोनों हैं इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। इस लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों पाए जाएंगे, पर यहाँ पर स्पोरोफाइटिक कंडीशन डोमिनेंट होगी, जबकि अभी तक आप गैमेटोफाइटिक कंडीशन को डोमिनेंट मान रहे थे। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो गैमेटोफाइट होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस्ड होता है। गैमेटोफाइट कैसा होता है? थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा, ठीक है। तो गैमेटोफाइट जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है, इसलिए ये डोमिनेंट नहीं है, जबकि स्पोरोफाइट जो है वो बहुत अच्छा बढ़िया बड़ा है। स्पोरोफाइटिक कंडीशन में ही पूरा प्लांट रहता है। गैमेटोफाइटिक कंडीशन में कब आता है? जब उसके गैमेट डेवलप होते हैं, नहीं तो पूरे जीवन काल में वो स्पोरोफाइटिक कंडीशन में रहता है, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन में रहता है। तो अगर प्लांट की लाइफ साइकिल में प्लांट ज्यादातर समय डिप्लॉयड कंडीशन में रह रहा है तो कौन डोमिनेंट है? स्पोरोफाइट। अगर प्लांट हैप्लॉयड कंडीशन में ज्यादातर रह रहा है तो कौन डोमिनेंट है? गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट में दोनों बराबर बराबर थे, इसलिए दोनों का दबदबा था, पर फिर भी वहां पर भी गैमेटोफाइट ज्यादा डोमिनेंट थे, यहाँ पर स्पोरोफाइट ज्यादा डोमिनेंट है। नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली। लीव्स, ठीक है, लीव्स जो होती हैं थोड़ा सा इनमें लोचा है, ठीक है, ध्यान समझिए। लीव्स जो होती हैं, लीव्स में बहुत सारे मॉडिफिकेशन आपको दिखाई देंगे। हो सकता है कि टेरिडोफाइटा की जो लीव्स हो वो मॉडिफाइड हो जाएं। मॉडिफाइड ऑफ द लीव्स ऑफ द टेरिडोफाइटा इज कॉल्ड एज स्पोरोफिल। अगर आपकी जो स्पोरो मतलब ये जो लीव्स होती हैं ये छोटी और बड़ी हो सकती हैं, जैसे कि छोटी पत्तियां किस में पाई जाती हैं? सिलाजिनेला में। बड़ी पत्तियां किस में पाई जाती हैं? फर्न्स में। अभी इसके पहले आपने जो देखा था उसमें पत्तियां बड़ी दिखाई दे रही थी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी जो पत्तियां हैं वो आपको कैसी दिखाई देती हैं? वो आपको दिखाई दे रही हैं छोटी, ठीक है, कॉम्पैक्ट दिखाई दे रही हैं, ठीक है। नाउ अब आप इन दोनों में देखो, दिस इज द स्पोरोफाइटिक जनरेशन। कितना बड़ा ट्री जैसा बन रहा है, दिस इज द स्पोरोफाइटिक जनरेशन बेटा, एंड दिस इज द गैमेटोफाइटिक जनरेशन। छोटू सा बेचारा दबा हुआ, अरे मालिक ऐसा कर रहा है, तो दिस इज द गैमेटोफाइटिक कंडीशन, छोटा है। रूट दोनों में एडवेंटिशियस है, पतली पतली जो है तो रेशेदार रूट लगी हुई है, ठीक है। Rhizome, rhizome is what? It is the underground stem or it is the modified stem. They have branches, nodes, leaves, ठीक है। पर इनके टिप पर, अच्छा अभी इसके बारे में पढ़ा रही हूं मैं, लीव्स जो होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं दैट स्पोरोफिल्स। देखिए नाउ अब आपने समझना है। सो व्हाट इज द स्पोरोफिल्स? स्पोरोफिल्स इज द modification of leaf. Sporophyll is the modification of leaf. Why? Because leaf contain a structure called as sporangia. ठीक, यहां पर आपको एक बहुत बड़ी बात समझनी है। लीफ इनकी बड़ी या छोटी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। लीव्स जो होती हैं छोटी होती है सिलाजिनेला की, जबकि बहुत बड़ी बड़ी होती हैं फर्न्स की, ठीक है। पर लीव्स में आपको मॉडिफिकेशन दिखाई देंगे, लीव्स कॉम्पैक्ट हो जाएंगी, ठीक है, लीव्स कॉम्पैक्ट हो जाएंगी और ये बनाएंगी स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्ट्रोबिलस और कोन, ठीक है। लीव्स मॉडिफाई हो जाएंगी, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इज कॉल्ड एज स्पोरोफिल। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स को हम स्ट्रोबिला या कोन्स भी कहते हैं। कोन्स का इस्तेमाल हम जनरली जिम्नोस्पर्म में कहते हैं। बट इफ द लीव्स गेट मॉडिफाइड, सपोज दैट इफ द लीव्स गेट मॉडिफाइड, ठीक है, तो क्या होगा बताइए मुझे? इफ द लीव्स गेट मॉडिफाइड, द मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड एज दैट स्ट्रोबिलस
और इट इज कॉल्ड एज कोन। पर इस एग्जैक्टली कोन शब्द का इस्तेमाल हम लोग कहां पर करेंगे? हम इस कोन शब्द का इस्तेमाल करेंगे अपने दैट जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। यहां पर हम उसे स्ट्रोबिलस कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जो लीव्स होती है ना वो कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, कॉम्पैक्ट होकर एक देखो ऊपर ऐसा कोन जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसे आप कहते हैं स्ट्रोबिलस, ठीक है। ओके डन, इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नाउ एक और चीज जो आपको देखनी जरूरी है, वो मैं क्या कह रही थी वो ध्यान से समझो। लीव्स का मॉडिफिकेशन तो आप समझ गए कि इसको आप क्या कहते हैं? स्पोरोफिल्स, ठीक है। पर यहां पर ये समझना जरूरी है कि कभी कभी, ठीक है, जो लीव्स होती हैं जो आप वो जैसे इक्विसिटम, दिस इज द डायग्राम ऑफ द इक्विसिटम, तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, क्या हो जाती है? दब जाती है, ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती हैं, ठीक। एंड दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिलस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, व्हेन द लीव्स गेट कॉम्पैक्ट कॉल्ड, क्या क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम नाम दे देते हैं कुछ कुछ, जैसे बच्चों क्या नाम दे देते हैं? इसे हम नाम दे देते हैं स्ट्रोबिलस, इसे हम नाम दे देते हैं कोन, या इसी का नाम हम दे सकते हैं सोरस, ठीक है। तो ये तीन नाम हमने दे दिए कि जब आपकी लीफ जो होती है जब वो कॉम्पैक्ट हो जाती है तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है जिसे आप कहते हैं सोरस। अब आपने क्या देखा कि स्पोरोफिल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स, ठीक है। लीव्स हैव द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स। हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा। तो इनकी लीव्स में एक स्पेशल टाइप का मॉडिफिकेशन हो जाता है जिसे हम कहते हैं स्पोरोफिल। अगर इनकी लीव हो जाए कॉम्पैक्ट हो जाए, दब जाए, चिपक जाए, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रोबिलस, सोरस या कोन्स। कोन्स का इस्तेमाल, इस टर्म का इस्तेमाल हम जनरली जिम्नोस्पर्म के लिए करते हैं, ठीक है। ये किन में पाए जाते हैं? इसका एग्जाम्पल है सिलैजिनेला, सिलैजिनेला, ठीक। और इसका एग्जाम्पल क्या है भैया? इक्विसिटम, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल लगा हुआ है, दिस इज द डायग्राम ऑफ इक्विसिटम, जिसमें आपको स्ट्रोबिलस दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? नाउ लेट्स स्टार्ट। अब मैं इसको क्लियर कर रही हूं, ध्यान से देखो। ऐसी लीव्स जिसके अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन होता हो, ठीक है, ऐसी लीव बेटा जिसके अंदर क्या बनता हो? ऐसी लीव जिनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता हो, ऐसी लीव को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव लीव्स। क्या कहते हैं हम लोग इसे? रिप्रोडक्टिव लीव्स। आई बात समझ में? तो ऐसी लीव्स को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव लीव्स। कोई दिक्कत परेशानी? सो दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव लीव। सो ये आप समझ गए कि लीव को रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? बिकॉज लीव हैव द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्पोरोफिल, स्पोरोफिल हैज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्पोर्स। अभी आगे हम लोग और बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है अपने को, क्योंकि आगे भी मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। ये समझ गए आप लोग कि कभी कभी लीव्स जो होती हैं कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इक्विसिटम। सिलैजिनेला इक्विसिटम में ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई लीव्स वाला कहानी? ओके नाउ लीव्स बड़ी हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं। नाउ आगे हम कहां पर थे बेटा? हाँ नाउ अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जो कि मेरे दिमाग से निकल गया था पर मैं भी आपको बताना चाहती हूँ। इनके पास बेटा जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दोनों चीजें हैं इनके पास, कोई टेंशन नहीं है। पर जाइलम है, पर जाइलम हैज द 4 कंपोनेंट, ठीक है। जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, ओके। जाइलम ट्रैकी, जाइलम वैसल्स, जाइलम फाइबर्स, ये सारी चीजें होती हैं। जाइलम का एक कंपोनेंट क्या होता है? ध्यान से समझिए। जाइलम के पास बहुत सारी चीजें होती हैं, पर जाइलम वैसल, ठीक है, फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इनके पास जाइलम वैसल नहीं होता, ठीक है, ओके, ठीक। तो जाइलम वैसल इनके पास नहीं होता है, ओके। तो ट्रैकीड्स, वैसल्स, फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं चारों कंपोनेंट के नाम अभी नहीं बता रही हूँ, बस इसमें एक कंपोनेंट मिसिंग होता है, विच इज कॉल्ड एज जाइलम वैसल। नाउ फ्लोएम में होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ठीक है, कंपेनियन सेल्स। तो इनके में फ्लोएम तो है पर कंपेनियन सेल्स नहीं होती। तो हो सकता है
कि इनके हाइट में कोई फर्क पड़े तो जाइलम हैज द 4 कंपोनेंट एंड फ्लोएम हैज द 4 कंपोनेंट, इसमें एक कंपोनेंट मिसिंग होता है विच इज कॉल्ड एज जाइलम वैसल, जिसका शेप कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, जाइलम वैसल, ऐसे इसमें छेद पाए जाते हैं, सारे वैसल से एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड होते हैं। जब जड़ पानी खींचती है तो इन्हीं छेद के माध्यम से पानी एक के बाद एक पूरा चैनल बनता है और ऊपर चढ़ता है। इनके में वैसल होता ही नहीं है, समझ में आई बात। इसलिए हो सकता है कि इन प्लांट्स का लेंथ थोड़ा सा छोटा हो, और दूसरा इनके पास नहीं होती हैं कंपेनियन सेल्स, तो हो सकता है कि इनके पास फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन उतना ना हो। पर वैसे बाकी सारे एलिमेंट्स हैं तो इतना टेंशन नहीं है, कोई भी काम कर सकता है, बिकॉज ऑलमोस्ट जाइलम फाइबर का भी काम पानी को ऊपर पहुंचाना ही होता है। नाउ अब मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो ये हमने सीख लिया कि लीव्स जो होती हैं वो छोटी बड़ी हो सकती हैं, लीव्स इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, लीव्स मॉडिफिकेशन शो करती है, जिन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉबिलस, जिन्हें हम कोन्स कहते हैं, या जिन्हें हम सोरस कहते हैं। सिलाजिनेला और इक्विसिटम इसका एग्जाम्पल होता है। डन, कोई दिक्कत ना। अब समझना, मैं एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ, देखो स्पोरोफिल, नहीं ऐसे थोड़ी, ये भी तो मेरे प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए कि स्पोरोफिल है कहाँ। लीफ, लीफ के अंदर क्या बेटा, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के अंदर क्या बेटा, स्पोरेंजिया। ठीक है, ओके ओके। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बच्चों, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन करवाएं हम लोग, स्पोर मदर सेल में हम लोग करवाते हैं मियोसिस। तो क्या बनता है, स्पोर। एक स्पोर मदर सेल से कितने स्पोर बनेंगे मियोसिस में बेटा, 4, 1 2 3 4। डन 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 डन, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, ओके। नाउ ये स्पोर जब जर्मिनेट होंगे तो क्या बनाएंगे, गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट, कौन सा गैमीटोफाइट, मेल और फीमेल। हो सकता है कि ये गैमीटोफाइट या इनकी बॉडी में मेल और फीमेल एक ही पार्ट में पाए जाएं, या हो सकता है कि डिफरेंट हिस्सों पर पाए जाएं। फिर से समझें कि लीव्स इज द मॉडिफाइड कॉल्ड एज स्पोरोफिल, स्पोरोफिल हैज द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर वो, स्पोरेंजिया इज व्हाट, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच बियर द स्पोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। स्पोर बनेंगे, स्पोर जमीन में गिरेंगे और फिर ये गैमीटोफाइट बनाएंगे, मे बी मेल और फीमेल गैमीटोफाइट अलग अलग या सेम। ठीक है, डन 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 डन, इतनी बात क्लियर आई। चलो नाउ, आहा यही लिखा हुआ है। नाउ स्पोरेंजिया हैविंग द स्पोर मदर सेल विच अंडरगो द मियोसिस and produces spore. Selaginella and equisetum, the sporophyll may be compactly arranged called as strobili or called as cones. सोरस भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ अच्छा एक चीज और समझिए, स्पोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज बता रही हूं। स्पोर्स हो सकता है कि ये एक ही प्रकार के स्पोर्स डेवलप करें, हो सकता है कि ये एक ही प्रकार के स्पोर्स डेवलप करें। इन्हें आप कहते हैं मोनोस्पोरस या होमोस्पोरस। अगर इनकी बॉडी एक ही प्रकार के स्पोर डेवलप करती है, उनमें स्ट्रक्चरल कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो उन्हें हम कहते हैं होमोस्पोरस। एग्जाम्पल इज लाइकोपोडियम एंड ड्रायोप्टेरस। इसका एग्जाम्पल टेरिडियम भी होता है। ठीक है, ओके डन, इतनी बात आपको क्लियर हुई कि अगर एक ही प्रकार के स्पोर डेवलप होते हैं तो इन्हें हम होमोस्पोरस कहते हैं। ठीक, नाउ सिलैजिनेला और सैल्विनिया, इन सब में 2 प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम इसे हेटेरोस्पोरस कहते हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात आपको क्लियर हुई। नाउ अब आप समझना, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ, समझें। अगर मेल और फीमेल, मेल प्लस फीमेल एक ही बॉडी में है, 1 बॉडी, ठीक, या मैं इसको लिखती नहीं बता देती हूँ, तो मतलब हो सकता है कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी में हो या हो सकता है अलग अलग हो, मोनोशियस और डायोशियस दोनों हो सकते हैं। नाउ ये एक लीफ का एरिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए देखिए,
देखो यहाँ पर देखो आपको लीफ दिखा, अच्छा आपको पता है कि इसकी जो लीफ रहती हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होती हैं। ये जो लीव्स होती हैं ये किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन पर अडेप्टेशन के लिए डिज़ाइन होती हैं। समझ में आई बात? तो इनकी जो लीव्स होती हैं वो स्पेशल कंडीशन के लिए डिज़ाइन होती है, ह्यूमिडिटी नहीं हो, ज़्यादा हवा झेल लेती हैं, तो डिज़ाइनिंग इनकी ऐसी है कि ये एडवर्स कंडीशन को भी झेल सकती हैं। ठीक है नाउ, अब आप ध्यान से समझना बच्चों, तो ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। अब इस लीफ में आपको मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। लुक एट दिस एरिया, ये जो राउंड राउंड आपको एरिया दिखाई दे रहा है इधर वाला, इसे आप कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम? क्या कारण है कि इसे हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं? क्योंकि ये मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। मेगा का मतलब होता है साइज, बिग है इनका, और जिनका जिस स्पोर का भी साइज बिग होता है वो कहलाता है फीमेल। समझ में आई बात? तो ये तो आपको पहले ही पता था कि स्पोरेंजियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर डेवलप होते हैं। ठीक है, अब लीफ मॉडिफाइड हो गई जिन्हें आप स्पोरोफिल कहते हैं। स्पोरोफिल के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसे आप कहते हैं स्पोरेंजियम। अब मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल दोनों स्पोर्स हो सकता है कि एक ही बॉडी में हो या हो सकता है अलग अलग हो। यहाँ पर हम जो है जिस लीफ के बारे में बात कर रहे हैं उसमें दोनों जो मेल और फीमेल पार्ट है वो एक ही लीफ में है। अब फीमेल जिस स्पोरेंजियम के अंदर बनता है उसे आप कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के अंदर है मेगास्पोर। मेगास्पोर का साइज बड़ा होता है और वो फीमेल कहलाता है। ऐसे ही अगर आप दूसरी साइड देखें तो आपको माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई देगा। वो किस, अच्छा मेगास्पोरेंजियम है किस स्ट्रक्चर के अंदर? ये है मेगास्पोरोफिल के अंदर। किसके अंदर है भैया मेरे? मेगास्पोरोफिल के अंदर। ऐसे ही माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर पाया जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर का साइज होता है स्मॉल, और ये कहलाता है मेल। ये क्या कहलाता है बच्चों? मेल। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि ये वाला जो हिस्सा है ये फीमेल के लिए बनाया गया है और वो वाला जो हिस्सा है वो बनाया गया है मेल के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, नाउ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिएगा, अब आपको थोड़े से इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। चलो देखो, देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, बहुत जरूरी चीज बता रही हूं आपको मैं। ठीक है, देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेरिडोफाइटा में अब आप ध्यान से देखो, स्पोर जर्मिनेट एंड गिव मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड एज प्रोथैलस। आहा, अब इसके लिए आपको इसका एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा लाइफ साइकिल समझना पड़ेगा, क्योंकि उस नन्हे मुन्ने लाइफ साइकिल को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको चीजें अभी क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं इसको बनाती हूँ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गए, इसमें कोई कंफ्यूजन ना? अब हम एक जनरलाइज लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम कई बार और बात कर चुके हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा सा लिटिल जान लेते हैं। देखो, इनका जो मेल, सबसे पहले शुरू करती हूँ मेल के बारे में लिखना, ध्यान से समझेंगे आप लोग, नहीं तो नजर हटी और दुर्घटना घटी। फिर दुर्घटना हो जाएगी तो मुझे मत बोलना मैडम बताया नहीं था। चलो, एक जनरलाइज लाइफ साइकिल बना रही हूँ। जनरलाइज लाइफ साइकिल है, मेन जो लाइफ साइकिल है वो अभी बना रखी है मैंने, वो आपको दिखाऊंगी मैं, तो टेंशन नहीं लेना है, टेंशन सिर्फ देना है मुझे। चलो, तो मेल जो इनका सेक्स ऑर्गन है, ओके, उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उसे आप कहते हैं एंथ्रीडियम। क्या कहते हैं उसे आप? एंथ्रीडियम। सेम टू सेम वैसा ही। ओके, एंथ्रीडियम क्या बनाता है भैया? एंथ्रीडियम बनाता है एंथ्रोजोआ, या एंथ्रोजोआ मत लिखो, सीधे सीधे मैं लिख देती हूँ मेल गैमीट। ठीक है, क्या लिख देती हूँ इसको मैं? मेल गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट या मेल एंथ्रोजोइड ही लिख लो यार, एंथ्रोजोइड। ये मेल एंथ्रोजोइड कैसा है बच्चों? फ्लैजिलेटेड है।
कैसे है, फ्लैजिलेटेड, ये भी फ्लैजिलेटेड है। ओके, इसमें फ्लैजिला बना दें, ठीक है, बना दें फ्लैजिला ऐसा, हाँ तो बहुत खुश है ये। अभी ये फीमेल के पास जाने वाला है। ओके, इधर हमारे पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं आर्कीगोनिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, आर्कीगोनियम, ठीक है भैया मेरे, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, आर्कीगोनिया, ठीक है। आर्कीगोनिया को दूसरे शब्दों में हिंदी में क्या कह सकते हैं, एग, ठीक है। अब एग बना लेते हैं अपन, तो ये बना लिया अपन ने एग, ये भी बहुत खुश है, ठीक, ये एग है। ओके ना, अब ये एग जो है यहाँ पर आएगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होगा बच्चों मेरे, इनके बीच में होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट, क्या बनेगा भैया मेरे, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है, 2n स्ट्रक्चर है। जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है भैया मेरे, 2n स्ट्रक्चर। अब जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा, स्पोरोफाइट में, किस में कन्वर्ट होगा, स्पोरोफाइट में, ठीक है। स्पोरोफाइट में भी कैसा स्ट्रक्चर है, 2n, ठीक है। अब स्पोरोफाइट में क्या पाई जाती है, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में क्या होगा बच्चों, मियोसिस, ठीक है, लिख देती हूँ मैं। स्पोर मदर सेल में क्या होगा मेरे बच्चों, इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस के बाद स्पोर मदर सेल जो है ये क्या बनाएगी, स्पोर्स, क्या बनाएगी भैया, ये बनाएगी स्पोर्स। अब ये जो स्पोर्स होंगे, ये जो स्पोर होंगे ये होंगे जर्मिनेट, ठीक है। ये जो स्पोर होंगे ये क्या होंगे, जर्मिनेट, ये स्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट, और जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे फीमेल गैमीटोफाइट, क्या बनाएंगे, फीमेल गैमीटोफाइट, ठीक है। ओके, और ये इधर जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे, इधर आ जाइए, इधर जर्मिनेट होकर बनाएंगे ये बनाएंगे, थोड़ा सा मिटा लें इसको, इधर से ये जर्मिनेट होंगे, ये जर्मिनेट होकर बनाएंगे मेल गैमीटोफाइट, ठीक। और मेल गैमीटोफाइट में होगा मेल सेक्स ऑर्गन। आहा, देखो बढ़िया बना हुआ है, सुनो समझो बात को। मेल गैमीटोफाइट में होता है मेल सेक्स ऑर्गन, जिसे आप एंथ्रीडियम कहते हैं। एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड बनते हैं, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन में पानी के हेल्प से ये जाते हैं एग के पास। एग कैसे बना, फीमेल गैमीटोफाइट से बना, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम के अंदर एग होता है, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तो बना जाइगोट। जाइगोट एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, फिर ये कन्वर्ट हुआ स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट में होते हैं मियोसिस, और स्पोर मदर सेल होती है, उसमें होता है मियोसिस। मियोसिस से बनते हैं स्पोर, स्पोर जर्मिनेट होते हैं और फिर से मेल और फीमेल गैमीटोफाइट बनाते हैं। सो दिस इज द जनरलाइज्ड, बिल्कुल जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल है, ठीक है। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा लाइफ साइकिल हम लोगों ने पढ़ भी रखा है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं किसकी, ये हो गया। नाउ देखो, स्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक हैप्लॉइड गैमीटोफाइट, ठीक है। अभी के लाइफ साइकिल में हम लोगों ने देखा था कि स्पोर्स जब जमीन में गिरते हैं तो ये जर्मिनेट होते हैं। स्पोर्स जब जमीन में गिरते हैं मेरे लल्ला तो ये क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होते हैं तो स्पोर कैसा स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड है। जब ये जर्मिनेट होगा, स्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे तो ये क्या बनाएंगे, स्पोर्स जब जर्मिनेट होंगे तो ये बनाएंगे गैमीटोफाइट। क्या बनाएंगे भैया मेरे, गैमीटोफाइट, ठीक है। ओके, तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे गैमीटोफाइट। व्हाट दे विल मेक, दे विल मेक द गैमीटोफाइट। अब इस गैमीटोफाइट में मेल और फीमेल दोनों हो गए, ठीक है। मेल और फीमेल डिपेंड करता है कि अलग अलग है या एक जैसा है। अगर प्लांट में, टेरिडोफाइटा में गैमीटोफाइट अलग अलग बनने हैं तब तो अलग अलग गैमीटोफाइट बनेगा, पर अगर एक ही बॉडी में बनना है तो इनके में पहले एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो ऐसा पान की पत्ती शेप का दिखाई देता है। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
तो पहले गैमीटोफाइट एक थैलस नुमा संरचना बनाता है। ये बिल्कुल हम लोगों को लीवर वर्ड की तरह दिखाई दे भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका स्पोर है वो जर्मिनेट होगा और सबसे पहले ये एक थैलस नुमा संरचना बनाएगा। थैलस नुमा संरचना को हम इसका प्रोथैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोथैलस। प्रोथैलस के अंदर जो है वो क्या होंगे? प्रोथैलस के अंदर जो है मेल और फीमेल दोनों होंगे, ठीक है। उसके बाद तो स्पोर जर्मिनेट एंड गिव मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड एज प्रोथैलस। मेगास्पोर, अच्छा मैंने बोला कि अगर एक ही बॉडी में होंगे तब तो एक ही ब्रांच में नहीं होते, अलग अलग ब्रांचेस में होते। अलग अलग में होंगे तो 2 प्रोथैलस बनेंगे, एक मेल प्रोथैलस एक फीमेल प्रोथैलस। मेल प्रोथैलस विल डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल प्रोथैलस विल डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट के अंदर बनता है माइक्रोस्पोर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बनता है मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो होता है ये किसके अंदर बनता है? माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ होता है? आर्किगोनियम के अंदर। और मेगास्पोर कहाँ बनता है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ होता है? एंथ्रीडियम के अंदर। मेल है ना, बताते नहीं हो यार। और मेगास्पोर किसके अंदर होता है? मेगास्पोरेंजियम के अंदर, जो कि होता है आर्किगोनियम के अंदर। ये मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम कहते हैं, जो मैं बताया मैंने आपको। फिर मैंने बताया कि ये बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म होते हैं, ये धड़ 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 तैरते हुए जाते हैं और झप से एक्स के साथ जुड़ जाते हैं। स्पर्म फ्लैजिलेटेड होते हैं, आप एंथ्रोजोइड कहते हैं। 2 गैमीट आपस में फ्यूज हुए और ये बनाए जाइगोट। क्या बनाए? जाइगोट। जाइगोट डेवलप हुआ एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो, अच्छा एक चीज अब आपने याद रखनी है, जाइगोट में हमने स्पोरोफाइट जो है बना दिया था, पर जाइगोट में थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा और पहले वो एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो फिर डेवलप होकर बनेगा स्पोरोफाइट। तो इसलिए यहाँ पर डेवलपमेंट वाली जो फेज है, जो मेन डोमिनेंट फेज होती है, वो होती है स्पोरोफाइट, क्योंकि इनके लाइफ साइकिल में मैक्सिमम टाइम जो है वो रहता है डिप्लॉयड और कम समय के लिए रहता है हैप्लॉयड। अभी हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ब्रायोफाइटा से चीजें एम्ब्रियोफाइट होना शुरू हो गई थी। ब्रायोफाइटा में हम जाइगोट को डायरेक्टली स्पोरोफाइट में नहीं कन्वर्ट कर देते, स्पोरोफाइट से डायरेक्ट स्पोर नहीं बनाते। पहले हम जाइगोट को एम्ब्रियो में कन्वर्ट करते हैं, देन एम्ब्रियो को हम स्पोरोफाइट, देन स्पोरोफाइट से स्पोर्स। तो थोड़ा लंबे समय तक हम डिप्लॉयड स्टेज पर रहते हैं, इसीलिए द डोमिनेंट फेज इज द स्पोरोफाइट, ठीक है। नाउ हेटेरोस्पोरी लीड्स टू द सीड हैबिट इन द अर्थ। अब समझो, एक चीज मैं आपको और बताती हूँ। देखो, टेरिडोफाइटा जो होते हैं, अगर आप सोचो कि पूरी दुनिया में मिलेंगे तो मिलेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है, पूरी दुनिया में मिल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि इनका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत नैरो रेंज का होता है। फर्न्स जो होते हैं ये ठंडे प्रदेशों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। फर्न्स जो है इनका नैरो रेंज जो है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये अडैप्ट तो होते हैं, पर मतलब अडेप्टेशन किसी एडवर्स कंडीशन के लिए शो करते हैं। इनकी लीव्स भी इस तरीके से मॉडिफाइड होती हैं कि एडवर्स कंडीशन में ये टॉलरेट कर सके, ठीक है। नाउ हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स इनटू द बॉडी। नाउ एंजियोस्पर्म्स की ये प्रॉपर्टी होती है, या जिम्नोस्पर्म की भी ये प्रॉपर्टी होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो फीमेल पार्ट होता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, वो स्पोरोफाइट जो रिमेन इन द स्पोरोफाइट। आपने देखा कि यहाँ पर स्पोरोफाइटिक कंडीशन डोमिनेंट होती है। अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि जो प्लांट आपके सामने खड़ा है ना, नॉर्मली एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में आपने देखा कि जो प्लांट बॉडी आपको दिख रही है वो है गेमिटोफाइट, ठीक है। यहाँ पर जो आपको जिम्नोस्पर्म में प्लांट बॉडी दिखेगी वो होगी स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉयड होगी। अब आपने समझना है कि नॉर्मली जो समझो बात को मेरी, कि स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी जिसके अंदर गेमिटोफाइट पाया जाता है, फीमेल गेमिटोफाइट पाया जाता है इन द हेटेरोस्पोरस स्पीशीज। फीमेल गेमिटोफाइट रिमेन इन द पैरेंट स्पोरोफाइट फॉर द वेरिएबल टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब मेरी बात को ध्यान समझना कि जैसे कि हम लोग एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं। अब एंजियोस्पर्म में आपको फल सीड बनाना है। सीड क्या है? फीमेल पार्ट ही तो है, ठीक है। तो अगर आपको सीड बनाना है तो उसे आपको मेन प्लांट बॉडी में तब तक रखना पड़ेगा जब तक कि सीड पूरी तरीके से ना बन जाए। समझ में आई बात? जब सीड पूरी तरीके से बन जाएगा तो वो फल अपने आप टूटकर जमीन में गिर जाएगा और नया जो है क्या बन जाएगा, नया प्लांट बनेगा।
तो यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि स्पोरोफाइट को हम बहुत लंबे समय तक, मतलब यहाँ पर सीड का डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है, या सीड का डेवलपमेंट यहाँ पर आप देखेंगे नहीं, मेनली बहुत कम देखेंगे, पर यहाँ से आप सीड का इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, स्पोरोफाइटिक कंडीशन को बहुत समय तक चला रहे हैं, और बाद में ये समझ में आएगा कि स्पोरोफाइटिक कंडीशन जब बहुत लंबे समय तक चलेगी तो उसके अंदर फीमेल पार्ट डेवलप होने लगेगा और वो सीड का निर्माण करेगा। तो हेटेरोस्पोरी का मतलब ये होता है कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाएं, एक ही बॉडी के अंदर फर्टिलाइज करें और एक ही बॉडी के अंदर सीड का फॉर्मेशन हो। तो यहाँ से टेरिडोफाइटा में आप बहुत सारी स्पीशीज ऐसी देखेंगे जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, जो ये बताते हैं कि आगे चलकर ये जो हेटेरोस्पोरी है, जो मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, दो टाइप के स्पोर्स, ये सीड के निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक होगी। ठीक है, इसमें कोई टेंशन। आगे बढ़ते हैं। नाउ इसका एक एग्जाम्पल, सीड्स की बात कर ही रहे हैं, सिलैजिनेला और मार्सिलिया, ये सीड डेवलप नहीं कर सकते। समझ में आई बात? सिलैजिनेला और मार्सिलिया ये दो स्पीशीज टेरिडोफाइटा की ऐसी हैं कि इसमें आप सीड्स को डेवलप नहीं कर सकते। कारण क्या है सीड्स को ना डेवलप कर पाने का? देखिए, जब हम एंजियोस्पर्म्स में जब हम एग और पोलन ग्रेन को फ्यूज कराते हैं तो उसके चारों तरफ होते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले न्यूसेलस टिश्यूज। मेरी बात को समझें आप, जब हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो जब पोलन ग्रेन और एग फर्टिलाइज होता है, ओव्यूल्स फर्टिलाइज होते हैं, तो जो आपका एम्ब्रियो बनता है उसके चारों तरफ कुछ अलग सी सेल होती है विच इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। न्यूसेलस जो होती है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को कंटिन्यूसली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ताकि एम्ब्रियो अच्छी तरीके से डेवलप कर सके। मार्सिलिया और सिलैजिनेला में ऐसा कोई न्यूट्रिटिव टिश्यू नहीं बनता जिसकी वजह से इनके में सीड फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनके में सीड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, बट एग्जैक्टली सीड का फॉर्मेशन हम जिम्नोस्पर्म से ही पढ़ेंगे। ठीक है, सिलैजिनेला की एक और स्पीशीज है सिलैजिनेला। ठीक है, सिलैजिनेला की एक और स्पीशीज है विच इज द सिलैजिनेला ब्रायोप्टेरिस। ठीक है, ये ब्रायोफाइटा जैसी, मतलब इट इज अ लिंक बिटवीन द ब्रायो एंड टेरिडो। इसे हम कहते हैं संजीवनी बूटी। ठीक है, या संजीवनी कहते हैं। आपने देखा होगा कि लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए जो है तो हनुमान जी एक पर्वत उठा के ले आए थे, उसके अंदर जो संजीवनी थी एक्चुअली सिलैजिनेला ब्रायोप्टेरिस ही है, जो कि एक प्रकार का टेरिडोफाइटा होता है। नाउ उसके बाद इसके अलग अलग क्लासेस हैं जिनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि सेलोप्सिडा का है सैलोप्टम। ठीक है, सैलोटम। लाइकोप्सिडा का है लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा का है क्विसिटम एंड टेरोप्सिडा का है एडियांटियम। ठीक है, एडियांटम जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, रनिंग टेरिडोफाइटा कहते हैं, वॉकिंग टेरिडोफाइटा कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब ये क्या करते हैं कि ब्रांचेस ग्रो करते हैं, फिर यहाँ से अटैच होते हैं, फिर यहाँ से अटैच होकर ये अपनी ब्रांच छोड़ देते हैं, फिर वहाँ जाके अटैच होते हैं, तो ये कूद कूद कर अपनी ग्रोथ करते हैं, इसीलिए हम इसे वॉकिंग जो है टेरिडोफाइटा कहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल सिलैजिनेला, इक्विसिटम, मार्सिलिया और आइसोइड्स, ठीक है, लाइकोपोडियम, सैलोटम, ये बहुत सारी स्पीशीज टेरिडोफाइटा की हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर इमेजेस लगी हुई हैं, देखिए यहाँ पर सैलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और ये है एडियांटम जिसे हम वॉकिंग फर्न्स जो है वो कहते हैं। ठीक है, नाउ एक जनरलाइज्ड लाइफ साइकिल मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, ध्यान से देखो इसको, फर्न का डायग्राम है, देखो तो इसके अंदर क्या होते हैं, मैच्योर लीफ जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, इनके अंदर होता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के अंदर होता है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर होती है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, मियोसिस से बनते हैं स्पोर, स्पोरेंजियम बस्ट हो जाता है, स्पोर बाहर आ जाते हैं, स्पोर बाहर होकर बनाते हैं यंग एमिटोफाइट, यंग एमिटोफाइट थैलस लाइक हो सकता है, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, मेल पार्ट को एंथ्रीडियम, फीमेल पार्ट को आर्किगोनियम कहते हैं, आर्किगोनियम के अंदर एग, एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म बनता है, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है और फिर से एक गेमिटोफाइट निर्माण होता है। जाइगोट जाइगोट जाइगोट, जाइगोट will produce new sporophyte,
स्पोरोफाइट। पर स्पोरोफाइट जो है वो किसके ऊपर ग्रो हो रहा है, गेमीटोफाइट के ऊपर। बस गेमीटोफाइट जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस स्ट्रक्चर है। ये बताता है कि आगे चलकर जो फीमेल गेमीटोफाइट है, मतलब फीमेल जो बॉडी है उसी के अंदर जो है सीड का फॉर्मेशन होगा और ये न्यू स्पोरोफाइट न्यू मैच्योर स्पोरोफाइट बना लेता है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इनके बॉडी में 2n स्ट्रक्चर बहुत समय तक है, 2n 2n 2n, ठीक है। तो बहुत समय तक है, इसलिए डोमिनेंट फेज जो है टेरिडोफाइटा का वो स्पोरोफाइट ही होता है, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट। नाउ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिडोफाइट, ठीक है, कोई दिक्कत। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिडोफाइटा। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, एग्जाम्पल। तो सेलोटम जो होता है, साइलोटम जो भी उसको कहो, इट इज़ द लिविंग फॉसिल, ठीक है। इस क्लास के सारे जो मेंबर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, अब नहीं मिलते। ये बस एक मेंबर है जो अभी आपको दिखाई देता है, इसे आप लिविंग फॉसिल इसीलिए कहते हैं, बाकी सब फॉसिलाइज्ड हो चुके हैं। इस क्लास के मेंबर सिर्फ साइलोटम मिलता है अपने को, ठीक है। नाउ लाइकोपोडियम को हम क्लब मॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लब मॉस, ठीक है। क्लब मॉस मतलब इट इज रिजेंबल लाइक अ मॉस, बट एक्चुअली इट इज नॉट द मॉस, बट इट इज रिजेंबल लाइक अ मॉसिस, ठीक है। देखिए ऐसे बंच बंच आपको दिखाई देगा, दिस इज द साइलोटम। नाउ दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है इक्विसिटम। इसे हम हॉर्स टेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम हॉर्स टेल्स कहते हैं, हॉर्स टेल्स। हॉर्स टेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखो लंबे लंबे ऐसे तेल जैसे, घोड़े की टेल जैसे दिखाई देंगे आपको, ठीक है। नाउ एडेंटियम, ठीक है, एडेंटम, इसे हम कहते हैं वॉकिंग फर्न, वॉकिंग फर्न, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनके कॉमन नेम क्वेश्चन में नीट के आ सकते हैं, ठीक है। कॉमन नेम इंपॉर्टेंट हैं, ये नीट में पूछे जा सकते हैं, ये याद रखना, ठीक है। कि साइलोटम को लिविंग फॉसिल कहते हैं, लाइकोपोडियम को क्लब मॉस कहते हैं, ठीक है, इक्विसिटम को हॉर्स टेल कहते हैं और इसको हम वॉकिंग फर्न कहते हैं, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिडोफाइटा। नाउ लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो सॉइल बाइंडिंग। अच्छा, सॉइल बाइंडिंग से पहले मैं आपको बताती हूँ कि फर्न जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इनका एक, मैं यहाँ थोड़ा साइड लिखती हूँ, ठीक। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, ओके। नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ये, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों मेरे, इसका एग्जाम्पल है एजोला। क्या है, ठीक, एजोला, ठीक। ये एजोला क्या है, ये एक फर्न है। क्या है, ये एक फर्न है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। ये क्या शो करता है बच्चों मेरे, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है किसके साथ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ शो करता है, ये शो करता है एल्गी के साथ, ठीक है। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है एल्गी के साथ, ठीक है। कौन सा एल्गी होना चाहिए, एनाबिना, ठीक है। और ये एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं राइस वगैरह के खेतों में। ये एजोला एज अ बायो फर्टिलाइजर भी यूज़ किया जाता है। किसकी तरह यूज़ किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन का इस्तेमाल। नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है कौन, आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है वो एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है, नाइट्रेट नाइट्राइट और प्रोटीन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। नाउ फर्स्ट जो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, सॉइल बाइंडिंग, ठीक है। सॉइल बाइंडिंग जो है बहुत बड़ा रोल है फर्न्स का, ठीक है। फर्न्स जो होते हैं वो हिली एरियाज में पाए जाते हैं। वैसे पेड़ तो वैसे भी सॉइल बाइंडिंग का काम करते ही हैं। अगर किसी लैंड में पेड़ ना लगे रहें, बच्चों समझो बात को, अगर किसी लैंड में पेड़ लगे ही ना रहें तो बारिश होगी, पानी गिरेगा और सारा जो मिट्टी है वो बहता हुआ बाहर चला जाएगा। तो
जो बेसिकली जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो सॉइल को बाइंड करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेरिडोफाइटा फर्न्स ये सब हम लोगों को हिली एरियाज़ में दिखाई देते हैं। हिली एरियाज़ में ये पानी को रोक कर रखते हैं, या दूसरे एरियाज़ में जहाँ ये पाए जाते हैं वहाँ पर पानी की क्वांटिटी को बना कर रखते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं फूड की तरह। बहुत सारे टेरिडोफाइटा को हम एज अ फूड भी खाते हैं। ठीक है, जैसे कि मार्सिलिया। ठीक है, एग्जाम्पल इज मार्सिलिया। मार्सिलिया को हम एज अ फूड भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको लोग खाते हैं मार्सिलिया को। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत अच्छा गुड स्टार्च पाया जाता है। इसको बहुत सारे ट्राइबल्स एज अ खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा को लोग खाते भी हैं, तो लोग बिल्कुल भी ये ना समझें कि ब्रायोफाइटा को खा सकते तो टेरिडोफाइटा को नहीं खा सकते। टेरिडोफाइटा को भी लोग बहुत अच्छे से, बहुत ही चाव से खाते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। खाते हैं तो शुगर मिलती है, मज़ा आता है। ठीक है, नाउ स्कोरिंग, ठीक है, मेडिसिन, इन सब में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, देखिए ये क्या करते हैं, बेसिकली सफाई वगैरह के इस्तेमाल में किए जाते हैं। जैसे इक्विसिटम होता है, इक्विसिटम को हम लोग यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए करते हैं, मेटल्स को पॉलिश करने के लिए करते हैं। मैं एग्जांपल लिख देती हूँ। इक्विसिटम जो है, इक्विसिटम, ठीक है, इक्विसिटम को हम किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं, इक्विसिटम को हम पॉलिशिंग ऑफ मेटल, पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स एंड क्लीनिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है ये। क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स, ठीक है, ये क्लीनिंग के पर्पज से भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इक्विसिटम क्लीनिंग का, स्कोरिंग का पर्पस होता है। नाउ बहुत सारे जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो एज अ मेडिसिन्स भी यूज़ किए जाते हैं। आई बात समझ में? बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मेडिसिन्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, क्लीनिंग वाला आपको समझ में आया? यहाँ पे इक्विसिटम लिख देती हूँ मैं। ठीक है, नाउ मेडिसिन में जिस स्पीशीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं वो है ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, ड्रायोप्टेरिस का इस्तेमाल हम लोग एज अ मेडिसिन करते हैं। ठीक है, ये होती है एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग। क्या होती है ये? एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग। ठीक है, दिस इज अ एंटी हेलमिंथिक ड्रग। ठीक है, तो अगर आपके शरीर में कोई हेलमिंथ का इन्फेक्शन हो जाए तो इसे जनरली यूज़ किया जाता है। बहुत सारे बायोफाइट्स, मार्सिलियल की स्पीशीज़ जो होती हैं जिन्हें हम ऑर्नामेंट्स एज ए गहने की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि सॉइल बाइंडिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं। टेरिडोफाइटा को हम लोग पहाड़ में लगाते हैं। एक्चुअली इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद ही लग जाते हैं। ये ऐसी कंडीशन में ही पाए जाते हैं जहाँ पर दूसरे कोई बहुत पौधे, नॉर्मल पौधे ऐसे गुलाब सर्वाइव नहीं कर पाए जाते। ये हर जगह उस जगह पर एक्सट्रीम कंडीशन वाले में उग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है इनमें, मार्सिलिया में। स्कोरिंग, क्लीनिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन की तरह, ऑर्नामेंट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे यूज़ इनके होते हैं। नाउ अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? सबसे स्मॉलेस्ट फर्न की। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, सबसे स्मॉलेस्ट फर्न। स्मॉलेस्ट फर्न, सबसे छोटा फर्न कौन सा होता है? सबसे छोटा फर्न है ऑफियोग्लॉसम। ठीक है, ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट फर्न। ठीक है, ये सबसे छोटा फर्न होता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये जो इक्विसिटम स्पीशीज आप देख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से समझिए, ये एडिशनल नॉलेज है। इक्विसिटम जो होता है, ये इक्विसिटम के ऊपर सिलिका डिपोजिशन होता है। इक्विसिटम के ऊपर सिलिका डिपोजिशन होता है। ठीक है, इसलिए मोर सेंसिटिव
for the forest fire, more sensitive for the forest fire. ध्यान समझिए आप कि जो इक्विसिटम होता है इसके ऊपर बहुत सारा सिलिका जुड़ा हुआ होता है, तो अगर जंगल में आग लगती तो इक्विसिटम पहले जल जाता क्योंकि सिलिका जो है उससे आग लग जाती है, ठीक है। तो ये हो गए इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड सम इंपॉर्टेंट थिंग विच इज रिलेटेड टू द टेरिडोफाइटा। फूड, सॉइल बाइंडिंग, फूड स्कोरिंग, मेडिसिन, ऑर्नामेंट्स, इन सब में इस्तेमाल किए जाते हैं। स्मॉलेस्ट फॉर्म बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस क्लास, सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पूरी चीजें हो गई। नाउ व्हाट वी हैव लर्न बच्चों इन दिस क्लास, क्या सीखा तुमने? हमने इस क्लास में सीखा द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइटा, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसका जो हैबिटेट होता है वो बिल्कुल ब्रायोफाइट की तरह होता है क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। नाउ इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, इनके पास जाइलम फ्लोएम होता है पर जाइलम वैसल और फ्लोएम कंपेनियन सेल्स नहीं होती, पर फिर भी इनके पास जाइलम और फ्लोएम के बाकी तीनों कंपोनेंट हैं जो कि वाटर कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए भले ही इनका हाइट बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो पर इसमें एक वेल डिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम और लीव्स आपको दिखाई देंगी, ठीक है। इनके स्टेम को हम कहते हैं राइजोम, रूट को कहते हैं रूट, ठीक है, और लीव्स को कहते हैं फ्रॉन्ट्स, ठीक है। इनके में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइटिक कंडीशन दोनों है, पर गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड होता है, स्पोरोफाइट बहुत प्रोमिनेंट होता है। स्पोरोफाइटिक कंडीशन इस लाइफ साइकिल में डोमिनेंट होती है, ठीक है। उसके बाद इसे हम फर्न कहते हैं, लीव्स इनकी मॉडिफाइड होती हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स, ठीक है। कभी कभी लीव्स कॉम्पैक्ट हो जाती है जिन्हें हम स्ट्रोबिलस या कोन्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूरा इनका लाइफ साइकिल था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्पोर्स रहते हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर पाए जाते हैं, जो कि लीव्स के अंदर स्पोरोफिल पे पाए जाने वाले स्ट्रक्चर पे पाया जाता है। स्पोर मदर सेल जो कि स्पोरेंजिया के अंदर है, उसके अंदर होता है मियोसिस जिससे स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है और सारे स्पोर्स जमीन में गिर जाते हैं। जमीन में गिर जाते हैं तो ये एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें हम प्रोथैलस कहते हैं। प्रोथैलस डेवलप होता है और वो गैमेटोफाइट बनाता है। डिपेंड करता है कि आप डायोशियस हैं या मोनोशियस, अगर आप एक ही सेक्स वाले हैं, मतलब दोनों सेक्स अगर एक ही बॉडी में रहते हैं तो एक ही प्रोथैलस में दोनों गैमेटोफाइटिक सेल्स बनेंगी और ये प्रोथैलस डेवलप होगा और दोनों जो मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट एक ही बॉडी में दिखेंगे पर ये बहुत छोटे होंगे। इस गैमेटोफाइट के अंदर बनेंगे मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फ्यूजन होगा, ठीक है। मतलब मेल गैमेटोफाइट फीमेल के पास तैरता हुआ आएगा क्योंकि इनके जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, वो तैरते हुए आएंगे, या नहीं भी तैरते हुए आएंगे तो विंड से इनका पॉलिनेशन होता है, ठीक है। जब इनका स्पोरेंजियम फटता है तो जो हवा होती है वो हवा डिस्पर्स करती है, ये स्पोरेंजियम जो है, स्पोर्स जो होते हैं वो फीमेल के पास जो है उनके मुंह से घुस जाते हैं, घुसने के बाद ये फर्टिलाइज करते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर एक स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है। पर सबसे पहले किसका डेवलपमेंट होता है? जाइगोट, देन एम्ब्रियो, देन स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट डेवलप होता जाता इसके अंदर स्पोरेंजियम बनते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनते हैं, स्पोरेंजियम फट जाता है, स्पोर्स नीचे गिर जाते हैं और फिर से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। So this is all about the general characteristics of the Pteridophyta, examples of the Pteridophyta and the economic importance of the Pteridophyta. I hope you learned and enjoyed the video of the Pteridophyta. अगर कुछ नहीं समझ में आए प्लीज लेट मी नो। बस एक चीज इसमें याद रखने वाली ये है कि डोमिनेंट फेज यहाँ से शुरू होगा स्पोरोफाइट और एंजियोस्पर्म्स तक आपको स्पोरोफाइटिक फेज ही डोमिनेंट दिखेगी। एल्गी और ब्रायोफाइटा में भले ही गैमेटोफाइटिक फेज डोमिनेंट थी पर ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट के ऊपर भी स्पोरोफाइट ग्रो कर रहा था जो कि पैरासाइटिक होता है और स्पोरोफाइट का भी अपना एक अस्तित्व है इन द ब्रायोफाइटा। बट टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आपको स्पोरोफाइटिक विच इज द डिप्लॉयड फेज आपको डोमिनेंट दिखाई देगी। So this is all about the Pteridophyta. I hope you learned and enjoyed the video. In the next class I will tell you about the gymnosperms. तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। Thank you so much.